नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा पुर्तगाली जो हमारे देश में आए थे, वो आज हम पढ़ेंगे कि पुर्तगाली क्या क्या किए हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले हम आप सबको बता देना चाहेंगे कि अगर आप 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं तो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 9th 10th का क्लास के बच्चे जो होते हैं उनका जितना भी पढ़ना था पुर्तगाल के बारे में वो पिछली वीडियो में बता दिया गया है। आज जो वीडियो है, अगर आप 11वां 12वां के बच्चे हैं तब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में सब आता है। 9th 10th के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, जानकारी लेना बहुत अच्छा होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पुर्तगाल के कुछ गवर्नर के, मुख्य गवर्नर जो भारत में आए थे और क्या क्या काम किए हैं, पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या काम है, क्या क्या योगदान है उनका, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे कि पुर्तगाल के मुख्य गवर्नर। सभी गवर्नर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कुछ मुख्य गवर्नर जो है पुर्तगाल के उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर जो गवर्नर बन के भारत में आए थे वो थे कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जैसा कि पहले भी हम जानते हैं, पहले गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये जो गवर्नर है ये कब आए थे, तो ये भारत में 1505 ईस्वी में गवर्नर बन के आए थे और दूसरा कारखाना भी खोले थे केरल के कन्नौज में। और ये जो गवर्नर है इससे पहले भी आए थे वास्को डी गामा के साथ 1502 ईस्वी में, लेकिन उस समय ये गवर्नर नहीं थे पुर्तगाल के। लेकिन उसके बाद जब आए 1505 में गवर्नर बन गए थे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे थे। और मतलब इनसे सवाल बनता है कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही थे। कौन, क्या, इनसे सवाल बनता है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, यही थे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही थे। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। और इनके बाद क्या होता है कि ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है क्या लाए थे, तो नीले जल की नीति लाए थे। क्या लाए थे, नीले जल की नीति। इनके योगदानों में है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या काम किए हैं भारत में, तो है कि नीले जल की नीति लाए थे भारत में। नीले जल की नीति जो है, नीले जल की नीति इन्हीं का देन है। नीले जल की नीति जिसे शांत जल की नीति भी कहते हैं, शांत जल की ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी में ये जो है अब तो आप अच्छे से जान चुके हैं कि पुर्तगाली जो है केरल में आ चुके हैं, 2-3 जगह कारखाना लगा चुके हैं अपना। अब पुर्तगाली चाहते हैं कि ये जो अपना भारत का अगर आप नक्शा देखें वाला, तो यहाँ पर है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर। और इसी का भाग जो है, इसी का भाग इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर। तो पुर्तगाली चाहते थे कि भैया हम तो यहाँ आ गए, हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई देश व्यापार करना चाहता है समुद्री मार्गों से तो हमको टैक्स देगा, पैसा देगा, तब हम उसको व्यापार करने देंगे। अगर पैसा नहीं देता है तो हम उसके व्यापार को अवरुद्ध कर देंगे, उसका सामान हम खुद लूट लेंगे। और नहीं तो पैसा दे देगा तो हम उसको व्यापार करने के लिए खुद उसको सहायता करेंगे, खुद उसको दूसरे देशों में ले जाएंगे। तो एक ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का देन था। अभी इसके बाद जो आते हैं, इसके
बाद मुख्य गवर्नर जो आते हैं वो कौन है? अल्फांसो। अल्फांसो, इनका नाम था अल्फांसो। अल्फांसो, 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 अल्फांसो डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी एक गवर्नर है, मुख्य गवर्नर, जो कब से कब तक रहे हैं? 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे थे गवर्नर। और फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इनका नाम पर अगर आप ध्यान दें तो आप इनके नाम में देखेंगे अल्फांसो लगा है। अल्फांसो भारत में पाई जाने वाली एक मुख्य आम की प्रजाति है। तो अल्फांसो आम जो है, जो मद्रास मुंबई के अंदर होता है, वो पुर्तगाली का ही देन है। पुर्तगाली ही आए थे तो वही इस आम को भारत में इंट्रोड्यूस किए थे, तो हम सभी अल्फांसो आम के नाम से जानते हैं। अभी अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे थे। और इनका क्या देन है? तो ये जो है सर चल बैठो। वीडियो ही में आया। अच्छा ठीक है, चालू कर दी। हाँ, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इनके बारे में हम जानेंगे। 1509 से 1515 ईस्वी तक थे। और पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीदा। और दूसरे पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आए थे वो थे कौन? यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो लिखेंगे भारत में पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर जनरल, पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर जनरल जो भारत में आए थे। पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर जनरल जो भारत में आए थे, तो ये वही थे। अब क्या है, हम पढ़ेंगे कि ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही गोवा राज्य का क्या कहते हैं? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इससे पहले आए तो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीदा, लेकिन उन्होंने जो है मतलब भारत में बनाए थे, लेकिन उस तरीके का पुर्तगालियों का वर्चस्व नहीं हुआ था। लेकिन जब से फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, तब से पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ गया भारत में, यानी बहुत ज्यादा उनका हिम्मत बढ़ गया। तो कहा जाता है पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक जो थे, पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक यही कहे जाते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश के वास्तविक संस्थापक यही है। पुर्तगाली उपनिवेश के भारत में वास्तविक संस्थापक यही है। पुर्तगाली उपनिवेश के वास्तविक संस्थापक भारत में यही है। अभी हम इनके कुछ पत्थर के बारे में बात करेंगे जो इन्होंने भारत में जीता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, केरल के कोचीन को अपना केंद्र बनाया। किसको? केरल के कोचीन को अपना केंद्र बनाया। क्या बनाया? अपना केंद्र बनाया। केरल के कोचीन को अपना केंद्र बनाया। केरल के कोचीन को अपना केंद्र बनाया। और यही वो गवर्नर जनरल थे जिसने क्या किया था? तो जिसने 3 चीज किया था। जिसने पहला चीज 1510 ईस्वी में क्या किया था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा पर यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया था। उनसे गोवा राज्य जीत लिया था। तो पूछा जाता है कि गोवा राज्य को जीतने वाले कौन थे? पुर्तगाली 1510 ईस्वी में किनसे ही लिए थे? छीने थे। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को लड़ाई में हराकर यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा जीत लिए। क्या जीत लिए? गोवा जीत लिए। यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा जीत लिए। फिर 1500 1500
1511। तो 1511 ईस्वी में इसने क्या किया? 1511 ईस्वी में इन्होंने मलक्का जो कि मलेशिया का एक क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया, उसको अपना उपनिवेश बना लिया, मलक्का विजय कर लिया। मलक्का कहाँ का भाग है? तो मलेशिया का। मलक्का मलेशिया में, मलक्का कहाँ है? मलेशिया में, उस पर अपना विजय हासिल कर लिए। फिर मलक्का के बाद 1511 के बाद 1513 ईस्वी में ईरान के हॉर्मुज शहर पर, इस पर हॉर्मुज शहर पर अपना एक अधिकार कर लिए। इस पर हॉर्मुज शहर पर, कहाँ का है हॉर्मुज शहर? ईरान का है हॉर्मुज शहर, उस पर अपना एक अधिकार कर दिया। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का यही कुछ देन है जो हम सभी को याद रखना है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद तो इनका कोई इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं। अब हम आगे चलते हैं। तो तीसरे गवर्नर जनरल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नूनो डी कुन्हा। अरे नूनो डी कुन्हा जो है, कुन्हा 1529 से लेके 1538 तक रहे थे। 1529 से 1538 तक रहे थे और इनका बहुत ज्यादा योगदान है। ये जो है नूनो डी कुन्हा जो है, इनका इसलिए योगदान है क्योंकि इन्होंने कोचीन से हटाकर पुर्तगालियों की राजधानी को कहाँ बना दिया? पुर्तगालियों की राजधानी को गोवा बना दिया, गोवा शिफ्ट कर दिए। तो कोचीन से पुर्तगालियों की राजधानी को पुर्तगालियों कोचीन से पुर्तगालियों की राजधानी को गोवा शिफ्ट करने वाले, कहाँ? गोवा में रखने वाले यही गवर्नर जनरल रखने वाले कोचीन से। और एक कब रखते थे? 1530 ईस्वी में। कब रखते थे? तो 1530 ईस्वी में कोचीन से हटाकर पुर्तगालियों की राजधानी को इन्होंने कहाँ रख दिया? गोवा में। अब नूनो डी कुन्हा के बारे में और है कि नूनो डी कुन्हा ही था जो हुगली नदी में, हुगली शहर जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल का एक शहर है हुगली, उसका संस्थान मतलब उसमें पुर्तगालियों का बस्ती यही बसाए थे। हुगली हो गया, फिर सेंट थोमे हो गया, सेंट थॉम जो चर्च है केरल में है, केरल में सेंट थॉम चर्च का स्थापना यही किए थे। फिर दीव कहाँ है? तो काठियावाड़ गुजरात में है। तो काठियावाड़ भारत का सबसे बड़ा जिला काठियावाड़ को कहा जाता है। तो काठियावाड़ गुजरात शहर में है, उसमें भी हम अपना उपनिवेश बनाने वाले नूनो डी कुन्हा गवर्नर जनरल थे। दूसरा, इन्होंने बम्बई में भी अपना उपनिवेश बनाया। कहाँ? बम्बई, बेसिंग और दीव में भी, बम्बई बेसिंग व दीव पर भी अपना अधिकार जमाया, यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाए और पुर्तगालियों की राजधानी को गोवा बनाए। और इनके इम्पोर्टेंट काम में नूनो डी कुन्हा का है कि ये जो है नूनो डी कुन्हा ये क्या किए थे? तो एक गुजराती शासक था, गुजराती शासक बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को समुद्र में, कहा जाता है कि समुद्र में नूनो डी कुन्हा का हाथापाई हो गया बहादुर शाह जफर के साथ और समुद्र में ही गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की तो हाथ लाख से मार के मृत्यु हो गया गुजराती शासक बहादुर शाह जफर को मारने वाले यही नूनो डी कुन्हा थे, मुगल शासक के अंतिम शासक। तो यही है। अब हम पढ़ेंगे कि पुर्तगाल का इम्पोर्टेंट देश क्या है भारत में, आखिर क्यों पुर्तगाली भारत में इतनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पुर्तगालियों के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को हम अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पुर्तगाली ही वो आदमी थे जिसके कारण आज हम सभी भारतीय जो कॉपी कलम किताब पढ़ पाते हैं, उस प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने वाले पुर्तगाली ही थे। कौन थे? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को कौन लाया था भारत में? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को भारत में कौन लाया था? तो पुर्तगाली ही लाए थे, पोर्तुगीज ही लाए थे, यानी पुर्तगाली ही लाए थे। कब लाए थे? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में गोवा में। कहाँ लाए थे? 1556 ईस्वी में गोवा में। कौन लाए थे? अच्छा, एक और बात रह गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, वो वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है भारत का, ये पुर्तगालियों का भारत में, उसमें हमने छोड़ दिया था कि वही गवर्नर जनरल जो है अल्बुकर्क गवर्नर जनरल जो थे, दूसरे नंबर पर जो आए थे 1509 से 1514 ईस्वी तक, उन्होंने सती प्रथा को भी भारत में रोकने का प्रयास किया था। भले ही रोक न पाए, लेकिन रोकने का प्रयास किया था। और अल्बुकर्क का ही कहना क्या था? अल्बुकर्क, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे अल्बुकर्क गवर्नर जनरल ने विवाह की भारतीयों के साथ विवाह की नीति लाए थे। विवाह की नीति लाए थे। यानी कहने का मतलब है नीति लाए। कहने का मतलब है ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये अपने पुर्तगाल के लोगों को कहते थे कि भैया आप भारत में जाएंगे और भारत के महिला के साथ विवाह कीजिए, ताकि क्या हो कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़े और पुर्तगाली का वर्चस्व और बढ़ेगा, मतलब और हो। तो विवाह की नीति भारतीय महिलाओं के साथ यही लाने वाले थे। प्लस सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास यही किए थे। सती प्रथा को रोकने का प्रयास, लेकिन हुआ नहीं। इनसे सती प्रथा को नहीं रोक पाए। रोकने का प्रयास। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भारत में जो आज हम लोग तंबाकू खाते हैं, जिसको खैनी कहा जाता है, वो भारत का तंबाकू नहीं है। भारत में तंबाकू को लाने वाले पुर्तगाली ही हैं। पुर्तगाल से ही तंबाकू आया है। तंबाकू कहाँ से आया है? खैनी पुर्तगाल से आया हुआ है, भारत का नहीं है तंबाकू। तंबाकू के बाद आप लोग अमरूद भी खाते होंगे। क्या? अमरूद। तो अमरूद भी भारत का नहीं है। अमरूद भी कहाँ से आया है? तो अमरूद भी पुर्तगाल से आया हुआ है। और अमरूद के बाद जो आप लोग ये क्या करते हैं, आलू खाते हैं। आलू भी पुर्तगाल का ही देन है। अगर पुर्तगाली नहीं होते तो भारत में आलू नहीं होता। आप लोग आलू का सब्जी नहीं खा पाते। आलू के बाद अनानास, जो आप लोग अनानास खाते हैं, अनानास भी किसका देन है? अनानास भी पुर्तगालियों का ही देन है। अनानास के बाद पपीता। भारतीय का देन क्या है? पपीता भी पुर्तगाल देश से ही आया है। भारत में पहले पपीता नहीं होता था, अमरूद नहीं होता था, आलू नहीं होता था। ये सब कहाँ से आया है? ये सब पुर्तगाल देश से आया है। और पपीता के बाद जो एक मतलब और सब चीज है, भूल रहे थे, मैं याद आ रहा है, मक्का भी कितना देना है? पुर्तगालियों का। मक्का के बाद और आपसे कह दे कॉफी।
जिसको आप कहवा कहते हैं, कॉफी या कहवा, कॉफी या कहवा, ये भी किसका देन है? तो पुर्तगालियों का है। पुर्तगाली के कारण ही कॉफी या कहवा आया है। फिर लाल मिर्च, जो आप हर एक सब्जी में लाल मिर्च रखते हैं, ये भी पहले भारत में नहीं होता था। पहले भारत में काली मिर्च रखा जाता था, लेकिन लाल मिर्च भी पुर्तगाली ही लाए थे भारत में। कौन लाए थे लाल मिर्च? पुर्तगाली ही। लाल मिर्च के बाद और क्या है पुर्तगालियों के देन भारत में? चाय, कॉफी, कहवा हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, अनानास, ये सब पुर्तगालियों का ही देन है। और पुर्तगाली के कारण ही पुर्तगाली ही वो थे जो भारत में ईसाई धर्म को लेके आए थे। कौन से धर्म को? ईसाई धर्म को। भारत में ईसाई धर्म को लाने वाले, भारत में ईसाई धर्म को लाने वाले पुर्तगाली ही थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने वाले पुर्तगाली थे। भारत की ईसाई धर्म को लाने वाले पुर्तगाली थे। फिर दूसरा क्या है कि भारत में जो आप लोग अभी जहाज से इधर उधर जाते हो, जहाज, पानी वाले जहाज से, तो जहाज निर्माण करने की कला भी पुर्तगाली ही दिए थे। जहाज निर्माण कला को लाने वाले पुर्तगाली ही थे, जिसके कारण आज भारत में बहुत सारा जहाज बन रहा है। जहाज निर्माण कला को लाने वाले, जहाज निर्माण कला को लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। जहाज निर्माण कला को लाने वाले। उसके बाद और भी बहुत सारा देन है। अब हम क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट जो है ये सब पुर्तगालियों का देन है, जो हम लोग को याद रखना चाहिए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पुर्तगाली का पतन आखिर क्यों शुरू हो गया। क्या कहते हैं? पुर्तगाली क्यों भारत में कमजोर होने लगे, जिससे दूसरे अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण वो बढ़ेंगे। तो अभी हम पुर्तगाल के भारत में पतन का कारण पढ़ेंगे, क्यों पुर्तगाल जो है बाकी जगह से अपना वर्चस्व को खोते गया। तो पहला क्या कारण है कि धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता कहने का मतलब है कि पुर्तगाली जो थे दूसरे धर्म का इज्जत नहीं करते थे। जैसे वो जबरदस्ती लोगों को पकड़कर मार पीट कर उनसे ईसाई धर्म का पालन करवाते थे। कहते थे कि तुम ईसाई धर्म में आ जाओ। तो बहुत लोग इससे नाराज हो गए थे और नाराज होने के कारण धार्मिक विद्रोह बढ़ने लगा। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, धार्मिक असहिष्णुता का अर्थ है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जबरदस्ती ईसाई धर्म का प्रचार, पैसा देकर भी ये लोग धर्म को, मतलब लोगों के धर्म को बोलते थे कि ईसाई धर्म में आ जाइए। ईसाई धर्म का प्रचार करवाते थे। क्या करवाते थे? ईसाई धर्म का प्रचार। तो ईसाई धर्म का जबरदस्ती प्रचार करवाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में पहला चर्च जो था सेंट थॉम, भारत का पहला चर्च ईसाइयों का, भारत का पहला चर्च क्या था? जो ईसाइयों का मंदिर माना जाता है, पादरी। तो कौन था? भारत का पहला चर्च सेंट थॉम केरल का था। सेंट थॉम केरल का था, जिसका आप लोग पढ़ चुके हैं। सेंट थॉम का स्थापना कौन किए थे? तो ये जो 1529 से 1538 तक गवर्नर जनरल रहे थे, उन्होंने घोषणा वो किए थे सेंट थॉम केरल में था। और एक और चीज ये जब हुआ है तो ये भी बता देते हैं कि आप लोग कभी चर्च को देखे हो तो चर्च का
क्या बोलते हैं? गोथिक आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? गोथिक कला। तो गोथिक कला को देने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। गोथिक कला को भारत में चर्च को एंट्री देने वाले एक पुर्तगाली थे। अब प्रथम पादरी कौन थे? भारत के प्रथम पादरी कौन थे? तो भारत में पुर्तगाल से आने वाले प्रथम पादरी थे जोवियंस उसके अभी मिस कर रहे हैं। गुड, ओके। तो प्रथम जो हम कर रहे थे, प्रथम पादरी भारत के कौन थे? संत जोवियस फ्रांसिस। और अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? गोथिक स्ट्रक्चर को भी पुर्तगाली ही दिए थे। दूसरा जो है पुर्तगालियों के पतन का कारण था कि पुर्तगालियों का यूरोप से बहुत ज्यादा संघर्ष चलने लगा। क्या कहते हैं कि पुर्तगाल जब आए थे, पुर्तगाली के बाद कौन आने लगे थे? तो ये अंग्रेज भी आए थे। फिर क्या कहते हैं, अंग्रेज के बाद डच भी आए थे। तो अन्य यूरोपीय कंट्रीज के साथ भी उनका लड़ाई चल रहा था, जिससे पुर्तगाली कमजोर होते जा रहे थे। तो अन्य यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष भी एक कारण था पुर्तगालियों के पतन का। अन्य यूरोपीय देश के साथ संघर्ष भी एक कारण था पुर्तगालियों के पतन का। फिर दूसरा क्या है कि ब्राजील जो है कि पुर्तगाली जो है ब्राजील में भी अपना एक नया उपनिवेश स्थापित करने लगे। यानी भारत से जितना सामान सब जो होता है, भारत से अपना उपनिवेश हटाकर वो ब्राजील में बसाने लगे। तो ब्राजील को नया उपनिवेश बनाना भी कहीं न कहीं पुर्तगालियों के पतन का कारण था। ब्राजील को नया उपनिवेश बनाना भी पुर्तगाली के पतन का कारण था। नया उपनिवेश बनाना भी, क्योंकि वहां जब बनाने लगे तो यहाँ एक कमजोर होते गए और इस तरीके से इनके पतन का कारण बना पुर्तगाली के। तो और अल्फांसो आम को भी पुर्तगाली। तो आज हम जानेंगे, हम कुछ कारण देख लिए पुर्तगाली का किस कारण से पतन हुआ भारत में। अभी हम क्या देखेंगे कि आजादी के समय कौन से पुर्तगाल गवर्नर जो थे यहाँ भारत में थे। तो आजादी के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? आजादी के समय भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? उनका नाम था जोसेफ फेरेरा बोस्सा। और जब पुर्तगाली भारत से गए 1961 में, जैसा कि हम जानते हैं 1958 से 1961 तक जो गवर्नर थे, पुर्तगाली लास्ट गवर्नर थे, वो थे मैनुअल एंटोनियो। लास्ट गवर्नर जनरल थे एंटोनियो। लास्ट